जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर। ये आसमां भी आएगा जमी पर। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ज्यामिति अर्थात ज्यामिति में ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ाएंगे। इसके पहले हम एक वीडियो और बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिए, तब इसको इस वीडियो को देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम त्रिभुज को दो तरीके में बांट के देखा था। त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल को हमने दो तरीके में बांट के देखा था। पहला जो हमारा था वो किसके आधार पर था? भुजा के आधार पर अर्थात साइड के आधार पर। और दूसरा जो हमारा था वो हमारा था एंगल अर्थात कोण के आधार पर। कोण अर्थात अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो एंगल के आधार पर। त्रिभुज को हम दो तरीके में बांट के देखा था, एक साइड भुजा के आधार पर और दूसरा कोण अर्थात एंगल के आधार पर। इसमें तीन प्रकार इसमें बताया था, तीन प्रकार इसमें। इसका जो पहला था वो क्या था? समबाहु त्रिभुज। पहला जो था समबाहु त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा जो हमारा था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हमारा था समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा जो हमारा था वो था विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा था विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अगर इसे हम इंग्लिश में कहें तो स्केलैन ट्रायंगल अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलैन ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। आइए हम कोणों पे आधारित देख लेते हैं। इसमें भी तीन था। पहला जो हमारा था वो क्या था? न्यून कोण त्रिभुज था। पहला जो हमारा था वो था न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा जो हमारा था वो था समकोण त्रिभुज। दूसरा जो हमारा था वो क्या था? समकोण त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो हमारा था वो था अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा जो हमारा था वो था अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर हिंदी में कहें न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने दो तरीकों में बांट के देखा। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हम विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। कोण के आधार पे हम देखेंगे तो पहला हम न्यून कोण त्रिभुज पढ़ेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहला देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या है। तो आइए जो हम पहला पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहें तो हम इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो हम इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम ध्यान से देखते हैं समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा अर्थात ऐसी भुजाएं जिनकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो। जिनके सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा एक क्या है? ये हमारा एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या कह रहा है? समबाहु अर्थात सम का मतलब समान होता है, बाहु का मतलब भुजा होती है अर्थात सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे हम समबाहु कहेंगे। तो यहाँ पे सभी भुजाएं समान होनी चाहिए अर्थात ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों क्या हैं? बराबर हैं अर्थात तीनों क्या हैं? समान हैं। तो जब तीनों समान हैं तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर यहाँ पे हम क्या कहेंगे? सी ए। अर्थात ध्यान से देखिएगा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे ए बी बराबर क्या कहेंगे? बी सी और बराबर क्या कहेंगे? सी ए कहेंगे। अगर इसका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5 अर्थात सब बराबर होगा, भुजाएं बराबर होगी। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? बराबर होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण भी क्या होगा? बराबर होगा।
अर्थात भुजाएं बराबर हैं तो साथ साथ में कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कहेंगे कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के और ये बराबर होगा कोण सी के। तो यहाँ पे हम 60 अंश मान लेते हैं, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। और त्रिभुज का हमने पढ़ा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, अर्थात 60 60 20 और 60 कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज क्या कहता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और साथ साथ में तीनों कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आइए हम दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम का मतलब होता है समान और द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा। अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। अर्थात ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं, ये भुजा बराबर नहीं है। तो अर्थात ये और ये भुजा बराबर हैं। अर्थात सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ए बी और बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी और बराबर क्या, कोण सी। तो यहाँ पे अगर हम कोण का मान रखें तो 55, यहाँ भी हम कितना रखेंगे, 55। अर्थात ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये दोनों भुजाएं बराबर और साथ साथ में दोनों कोण भी क्या हुए, बराबर हुए। आइए हम तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा जो हमारा है वो है विषम बाहु त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम इसे कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम इसे कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, विषम का मतलब कोई भी समान ना हो और बाहु का मतलब भुजा। विषम का मतलब कोई भी समान ना हो, बाहु का मतलब भुजा, अर्थात जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो वो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। आइए डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसकी कोई भी भुजा क्या हो, बराबर ना हो, अर्थात कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात ये भुजा न तो इस भुजा के बराबर है और न ही इस भुजा के बराबर है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ए बी नॉट इक्वल बी सी, ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए, अर्थात कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए अब हम एंगल अर्थात कोणों पर आधारित पढ़ लेते हैं। इसमें जो पहला हमारा था वो था न्यून कोण त्रिभुज। पहला हमारा क्या था, न्यून कोण त्रिभुज। पहला जो हमारा था वो था न्यून कोण त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अर्थात ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यून का मतलब ही होता है कम, न्यून का मतलब ही होता है कम, अर्थात यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, न्यून कोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है। न्यून कोण त्रिभुज यह कहता है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यह कहता है कि प्रत्येक मान अर्थात प्रत्येक वैल्यू अर्थात प्रत्येक जो कोण है, प्रत्येक एंगल जो हमारा है ये क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए।
अर्थात फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये कहता है हमारा जो प्रत्येक एंगल है अर्थात जो तीनों कोण है ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, लेकिन 0 से ज्यादा होना चाहिए। अर्थात 0 से ज्यादा हो, 90 अंश से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे हम कितना ले ले, यहाँ पे हम मान लीजिए कितना लेते हैं, 65 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, तो आप हमें बताइए कितना हो जाएगा, 7 6 13 और ये कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे क्या लें 40। अर्थात अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी भी वैल्यू 90 अंश से कम है, इसकी भी वैल्यू 90 अंश से कम है, इसकी भी वैल्यू 90 अंश से कम है, और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 4 कितना 18, अर्थात 180 अंश हो जाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज यह कहता है कि प्रत्येक कोणों का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो ये प्रत्येक कोणों का जो मान है वो 90 अंश से छोटा है, इसलिए यह क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो आइए इससे संबंधित और हम कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या रहा, ये हमारा डायग्राम रहा, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा डायग्राम रहा। इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए और बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी और सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बी को हम बड़ा वैल्यू मानते हैं, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, बी को बड़ा वैल्यू मानते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो वह क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर हम इसको बड़ा मान लेता हूं तो आप हमें बताइए, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर हम इसको बड़ा मान लेते हैं तो दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो वह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको बड़ा मान रहे हैं तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अगर ये बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर इसे बड़ा मान लेते हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब इसको अगर बड़ा मान लेते हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास एक ट्रायंगल रहा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में जो वैल्यू दिया, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में जो वैल्यू दिया है वो हमें क्या दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और क्या दिया है, 6 दिया है। इस ट्रायंगल की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। तो हमने क्या पढ़ा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा की वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे आइए ध्यान से देख लेते हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात 4 के वर्गों का योग धन 5 के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अर्थात 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और ये 6 का वर्ग 36, तो ये जोड़ने के बाद हो जाएगा 41। अर्थात यह ध्यान से देखिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ये क्या है, ये बड़ी है, अर्थात यह क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। अर्थात ये जो 4 5 6 है ये हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। या तो हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, अगर ये क्या कर रहा है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो न्यून कोण होगा। अब हम क्या करते हैं, ये दो भुजा को लेते हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ी है तो अर्थात 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और ये 4 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 61। तो अर्थात ये दो भुजाओं का जो वर्गों का योग होगा तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ी है तो अर्थात यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। या तो हम क्या कहें, अगर हम कह सकते हैं, अब हम क्या लेते हैं, 4 और 6 को लेते हैं, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग
दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। 4 को वर्ग 16, 6 को वर्ग 36 और ये 5 को वर्ग 25, तो ये 6 6 12 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ी है, अर्थात यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, ये दो भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया और तीसरी भुजा के वर्ग से अगर ये दोनों बड़ी हैं तो ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। या तो मैं क्या किया, ये दोनों के लिए दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो न्यून कोण होगा, या तो मैं इसको लिया तो दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि इस तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। आइए अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अगर इसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। समकोण त्रिभुज ये कहता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। क्या कहता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जो 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी है। इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या है, सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ए के सामने वाला भुजा के सामने स्मॉल ए और सी के सामने वाले भुजा का स्मॉल सी और बी के सामने वाले भुजा में हम लिखेंगे स्मॉल बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए और सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी, बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी लिखें। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसे हम क्या मान रहे हैं, बड़ा है, अर्थात यह भुजा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पे फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम एक वैल्यू ले लेते हैं 3 4 5। अब ये समकोण क्या कहता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और ये 5 का वर्ग 25, 16 9 कितना होगा 25 और बराबर 25, अर्थात ये जो 3 4 5 है ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हम केवल इसी को बड़ा मानेंगे, बाकी न तो इसको मानेंगे न तो इसको, केवल और केवल इसी को बड़ा मानेंगे, ये वाली भुजा को बड़ा मानेंगे। तो हम इसको नहीं मानेंगे, इसलिए हम इसको और इसको हम किसी को अब पलट नहीं सकते हैं। आइए अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तीसरा हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ अधिक कह रहा है, अधिक का मतलब ये होता है ज्यादा। तो आइए हम इसकी अधिक कोण त्रिभुज को जान लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या कहता है, अधिक कोण त्रिभुज यह कहता है कि 90 अंश से बड़ा हो, एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो। ये क्या कहता है, अधिक कोण त्रिभुज कहता है 90 अंश से एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा कुछ बनाएंगे। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये लाइन ऐसे क्यों ऐसे नहीं कर दिए।
क्योंकि आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन अर्थात एक सीधी रेखा पे जो बना कोण होता है वो कितने का बनता है, 180 अंश का। अगर हम यहाँ पे ऐसे सीधे खींच देंगे तो ये 180 बन जाएगा, जबकि अधिक कोण त्रिभुज क्या कहता है, 180 अंश से छोटा हो। तो 180 अंश से छोटा के लिए इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ताकि यह क्या हो गया, 180 अंश से क्या बन गया, 180 अंश से हमारा क्या बन गया, छोटा बन गया। तो अर्थात क्या कह रहा है, अधिक कोण 0 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा एक कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे क्या मान लेते हैं, इस वैल्यू का मान हम 140 मान लेते हैं। ये 140 90 से बड़ा और क्या है, 180 अंश से छोटा है, अर्थात यह क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो आइए इसकी भी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम हमने एक बनाया। ये एक जो कोण होगा ये क्या होगा, 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा होगा। यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए और बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी और सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपकी भुजा है ये सबसे बड़ी है। ये जो आपकी भुजा है इस भुजा से भी बड़ी है, इस भुजा से बड़ी है, अर्थात ये जो आपकी भुजा है ये सबसे बड़ी है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज क्या कहता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से ये दोनों छोटी हैं तो वह क्या होगा, वह हमारा होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से छोटी है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इधर लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, और बीच वाले में हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। बीच वाले में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और यहाँ जो लास्ट वाला हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और जो लास्ट वाला हमारा होगा वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। लास्ट वाला हमारा है अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम इसको ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ये कहता है इसे हम ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं और इसे सी मानते हैं। ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी। और अधिक कोण त्रिभुज हम ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ए है हमारा, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी। यहाँ पे इन दोनों में एक खास बात ये देखिएगा कि ये वाली जो भुजा है ये हमेशा बड़ी ही रहेगी, हमेशा ही बड़ी रहेगी, और ये वाली जो भुजा है ये हमेशा ही बड़ी रहेगी। लेकिन इसमें हम किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। जैसे अगर हम बी को बड़ा मान रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से यह क्या है, बड़ी है, तो वह न्यून कोण होगा। अगर अब हम इसको बड़ा मान रहे हैं तो आप बताइएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो वह न्यून कोण होगा। अगर हम इसको बड़ा मान रहे हैं तो दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ी है तो वह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, यही हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं। इसमें भी यही हमेशा बड़ा रहेगा, बाकी बदलेगा नहीं, इसकी तरह नहीं बदलेगा। जैसे दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से छोटी है, यदि तीसरी भुजा के वर्ग से छोटी है, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से ये छोटी हैं तो वह क्या होगा, वह हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसमें हमने क्या वैल्यू माना था, इसमें हमने एक वैल्यू रखा था, हमने रखा था 4 5 6। तो आप क्या करोगे, एक बार 4 5 को अगर वर्ग करके जोड़ोगे, 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग और यहाँ पे क्या 6 का वर्ग, तो आप देखोगे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 36। अर्थात ये हमारा क्या है, बड़ा है। अर्थात ये दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ा
बड़ा है तो यह हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो या तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने लिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको और इसको लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ा है, तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ा है, 5 के वर्ग 25, 6 के वर्ग 36 और ये क्या होगा 4 के वर्ग 16, अगर जोड़ने के बाद यहाँ पे 61 और ये क्या रहा 16, अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ा है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और इसको बड़ा मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मान लेते हैं। तो क्या दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो 4 के वर्ग 16, 6 के वर्ग 36, तो यह क्या होगा 5 के वर्ग 25, अगर इसे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 25, अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है तीसरी भुजा के वर्ग से ये बड़ा है तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अर्थात एक बार इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया। यहाँ पे आप बदल सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं बदल सकते हो। जैसे हमारे पास 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, 3 के वर्ग 9, 4 के वर्ग 16 और ये 5 के वर्ग 25, ये भी 25 बराबर 25, अर्थात यह क्या होगा, यह आपका समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे 2, 5, 6 ले रहे हैं। दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से ये छोटा है, तो जैसे ये 4 रहा, ये 25 रहा और ये क्या रहा 36 रहा, तो यहाँ पे देखिए ये 29 रहा और ये क्या रहा 36 रहा। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा से क्या है, यह तीसरी भुजा से छोटी है तो यह क्या होगा, अधिक कोण होगा। अर्थात ये आपका न्यून कोण रहा, ये आपका समकोण रहा, ये आपका न्यून अधिक कोण रहा। आइए अब हम त्रिभुज से संबंधित कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक डायग्राम रहा, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम इसे क्या मानते हैं ए और यहाँ पे क्या बी और यहाँ पे क्या सी। ए के सामने वाले साइड में स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड में स्मॉल बी और सी के सामने वाले साइड में स्मॉल सी। अब यहाँ इसमें ये ध्यान से सुनिएगा कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो आइए लिखते हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ये क्या होती है, बड़ी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। और कुछ जान लेते हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। अर्थात हम इसे अगर कहेंगे, त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर, त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। और दूसरे पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा
कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। आइए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है 3, 4, 5। दूसरा ऑप्शन है 4, 5, 6। तीसरा ऑप्शन है 6, 7, 8 और चौथा ऑप्शन है 4, 5, 9। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये आपका एक डायग्राम दिया है, इनमें से कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, अर्थात ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। जबकि आप क्या पढ़े हो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। इसी से संबंधित ये सवाल है। तो आइए ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 3, 4, 5 दिया है, 4, 5, 6 दिया है, 6, 7, 8 दिया है, 4, 5 और क्या दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, पहला जो हमारा है वो क्या है, 3, 4, 5 है। दो भुजाओं का योग मतलब 4, 3 कितना होगा, 7। तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है, अर्थात इसे त्रिभुज बनाना संभव है। या तो हम कह सकते हैं दो भुजाओं का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तीसरी भुजा से छोटी है, तो अर्थात ये चाह रहा हूं कि इसे त्रिभुज बनाना संभव है। इसे हम ये भी कह सकते हैं दो भुजाओं का योग 5, 4, 9 होगा। तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है, अर्थात त्रिभुज बनाना संभव है। या हम कह सकते हैं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या है, छोटी है, अर्थात इससे त्रिभुज बनाना संभव है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, बी वाले ऑप्शन में अगर दो भुजाओं का मैं योग करूँ 4, 5 कितना होगा, 9 और तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है, अर्थात ये भी त्रिभुज बनाना संभव है। अगर हम कहूँगा दो भुजाओं का अंतर 1, तीसरी भुजा से क्या है, छोटी है, अर्थात इससे भी क्या होगा, त्रिभुज बनाना संभव है। या तो हम कह सकते हैं दो भुजाओं का योग 6, 5, 11, तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है, या दोनों का अंतर 1, तीसरी भुजा से क्या है, छोटी है, अर्थात ये दूसरा जो ऑप्शन है त्रिभुज बनाना संभव है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, दो भुजाओं का योग 7, 6, 13 और तीसरी भुजा से क्या है, तीसरी भुजा से बड़ी है, अर्थात ये भी त्रिभुज बनाना संभव है, ये भी त्रिभुज बनाना संभव है। या दो भुजाओं का अंतर 1 होगा, तीसरी भुजा से छोटी है, अर्थात ये भी त्रिभुज बनाना संभव है। हम 8, 7, 15 कहेंगे और ये क्या है, 6 है, तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है, या हम क्या कहेंगे, इसका अंतर 1, 6 और ये तीसरी भुजा से क्या है, छोटी है, अर्थात ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज बनाना संभव है। लेकिन जो हमारा जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो भुजाओं का योग 4, 5, 9 तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है, अर्थात ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अर्थात ये एक ऐसा यही है हमारा, अर्थात एक ऐसा यही ऑप्शन है जिसे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। यही हमारा एक ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है, सभी हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अर्थात यही है एक हमारा जो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, यही ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम कोण से संबंधित कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास एक डायग्राम रहा, यहाँ पे क्या रहा, ए रहा, और यहाँ पे क्या रहा, बी रहा, और यहाँ पे क्या रहा, सी रहा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा BC है, इस वाले भुजा को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमारा कोण A है, यहाँ हमारा कोण B है, और यहाँ ये जो बढ़ा हुआ कोण है, यहाँ पे हम x मान लेते हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ कोण है, इसे हम कहते हैं बाह्य कोण कहते हैं, अर्थात इसे अगर हम कहेंगे तो हम इसे बाहरी कोण कहते हैं, अर्थात बाह्य कोण कहेंगे। तो बाह्य कोण क्या कहता है, बाह्य कोण यह कहता है कि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के ये बराबर होता है, अर्थात जो हमारा कोण x है, यह जो है
अंतः अभिमुख कोण के अर्थात अंतः अभिमुख कोण के योग के यह क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप इस भुजा को बढ़ा रहे हैं तो ये बाहरी भुजा है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण ये कहता है कि अंतः अभिमुख कोण के योग के यह क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम कोण x बराबर क्या लिखा, कोण a प्लस कोण b, अर्थात ये कोण ये दोनों अंदर के कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास एक डायग्राम हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, एक डायग्राम रहा, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा और ये आपका सी रहा। यदि आप क्या करेंगे, यदि आप इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये जो बाहरी कोण होगा अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। अर्थात अंतः अभिमुख कोण के योग बराबर होगा, तब यहाँ पे कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी। अर्थात ये जो बाहरी कोण होगा वो अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम क्या करेंगे, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो कोण होगा अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। अर्थात ये जो बाहरी कोण होगा अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण बी प्लस क्या कहेंगे, कोण सी। अगर हम इस भुजा को बढ़ाएंगे तो हम ये कहेंगे कि अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, तो अर्थात यहाँ पे कोण ए प्लस और क्या कहेंगे, कोण सी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब इस भुजा को बढ़ाया गया तो अंतः अभिमुख कोण के अर्थात कोण ए प्लस कोण बी के ये बराबर रहा। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।